माय नेम इज विशेष जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक्स ट्रैकर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 10 सीबीएसई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में और हम रेजिस्टेंस तक पहुंच चुके थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ, दैट इज रिगार्डिंग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस हमने पढ़ ली थी। रेजिस्टेंस क्या थी? रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पे। बट टॉपिक को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, टेम्परेचर और मटेरियल की बात अलग रहेगी। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है? रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा एक वर्ड, एक्चुअली मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं इसमें से सीबीएसई के अंदर बातें नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं फिर भी एक छोटी सी बात। रेजिस्टेंस लास्ट में ANCE आ रहा है। रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक टर्म होती है कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड एक टर्म होती है कंडक्टिविटी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। रेजिस्टेंस, कल हमने रेजिस्टेंस में सिर्फ यहां तक छोड़ा था। आज उसकी SI यूनिट के बारे में बात करते हैं। SI यूनिट जो रेजिस्टेंस की होती है वो होती है ओम, OHM ओम। सिंबल होता है ये जो इस तरफ बना हुआ है, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं आप, ऐसे जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको भी। ओम इसका नाम है, इसकी यूनिट है, क्योंकि ओम्स लॉ के बाद ही ये डिराइव हुई थी, इसलिए OHME इसकी यूनिट है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? अगर मेरे पास घर पर एक वायर रखी होगी, उस वायर की एक फिक्स मोटाई है, उस वायर की एक लंबाई है, तो रेजिस्टेंस उसकी निकाल सकते हैं हम। लेकिन अगर हम उस वायर को कई गुना मल्टीप्लाई कर दे कि बहुत ज्यादा लंबाई ले ले, उस वायर की मोटाई चेंज कर दे, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए हम निकालते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो सिंबल होता है, रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है ये रो, इसे रो भी बोलते हैं। सिंबल इसका ये होता है, आप सिंबल को बुक में देख के दोबारा ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टिविटी का एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, आज हम वो डेरिवेशन करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे, लेंथ अपॉन एरिया को, क्या ये बात सही है? हाँ जी, एब्सोल्युटली सही है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हमें पता है अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमें इक्वल टू लगाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। तो यहां वो कांस्टेंट होगा रो L अपॉन A हो जाएगा। रो क्या है? यहां पर अभी हमने डिस्कशन किया है, वीडियो को रिवाइंड करके देख भी सकते हैं। रो का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी। तो अगर हम बात करें यूनिट की, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टिविटी की हमें नहीं पता। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट। और एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हुई? ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। यानी बेसिकली क्या है? रेजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस इंटू लेंथ, यानी कि एक तरीके से रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ या पर लेंथ, हर एक मीटर में कितनी रेजिस्टेंस होगी किसी वायर की, वो डिफाइन करती है रेजिस्टिविटी। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके काफी काम आने वाली है। एक इंपॉर्टेंट टर्म जो एग्जाम में MCQ में भी आती है और वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस में भी आ सकती है। आपसे पूछा जा सकता है विच इज बेटर, एलॉय और मेटल, इन विच सेंस? इन द सेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी वाले केस में एलॉय बेटर है कि प्योर मेटल बेटर है? आप हो सकते हैं इसमें कंफ्यूज, आप सोचेंगे प्योर मेटल है, एकदम प्योर है, प्योर है तो अच्छा होगा। नहीं, एलॉयज जो होते हैं, एलॉयज मतलब जो किसी मेटल से मिलकर बने हुए, जैसे कि हमारा ब्रास है, तो हमारा स्टील है, ये जो ये सब हमारे एलॉयज है। ठीक है, अगर हम एलॉय की बात करें जो 2 या 2 से ज्यादा मेटल से मिलकर बना हो फिक्स रेशियो में, जिन मेटल्स जिसमें फिक्स रेशियो में हो, उसे कहते हैं हम एलॉय। एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है इन कंपेयर टू प्योर मेटल। अगर हम बात करें प्योर मेटल की, प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी हमेशा कम होगी किससे? एलॉय से। तो इसीलिए क्या होता है, जो एलॉयज है, एलॉयज हमारे हीटिंग एलिमेंट्स में यूज होता है। हीटिंग एलिमेंट जैसे हमारे प्रेस का एलिमेंट, हमारे हीटर का एलिमेंट, हमारे जो है टोस्टर्स में एलिमेंट जो लगते हैं, वो प्योर मेटल के नहीं बने होते, वे बने होते हैं एलॉयज के। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि हीटिंग एलिमेंट्स में जो मटेरियल लगता है वो प्योर मेटल है क्या एलॉय है? अब रीजन एक वन वर्ड में आ गया तो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द रीजन। रीजन ये है कि एलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई होती है, पहला रीजन, फर्स्ट रीजन। और अगर सेकंड रीजन की बात करें, सेकंड रीजन ये है इनमें ऑक्सीडेशन नहीं होता इजीली, ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता। आप वीडियो पॉज करके ये बात नोट भी कर सकते हैं कि जितने भी एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और उनमें ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता, इसलिए वे जो है हीटिंग एलिमेंट्स में यूज करे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। आपको मैंने पहले ही बताया था एमीमीटर और वोल्टमीटर की बात करते हुए
कि सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अब आ गया है वो टाइम जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या, सीरीज और पैरेलल। तो स्वैग के साथ करता है इसका स्वागत। तो चलिए, सीरीज, सबसे पहली टर्म है सीरीज, मतलब क्या होता है, लाइन से लगाना। अगर बहुत सारी रेजिस्टेंसेस को एक के बाद एक लाइन से लगा दिया जाए तो वहां उसे कहेंगे रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। जैसे कि अगर आपने देखा हो, आमतौर पे उछाव होते हैं, जैनियों के जो उछाव होते हैं हमारे जैन समाज के, उसमें उछाव में बल्ब लगे रहते हैं सड़कों पे, जो लोहिया बाजार है बेसिकली वहां पे भी लगे रहते हैं। बल्ब लगा देते हैं लाइन से, बहुत सारे बल्ब, 100 150 200 बल्ब एक साथ लाइन से लगा देते हैं, झालर वगैरह लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक के बाद एक बल्ब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। हमने बात करी थी, जितना भी लोड होता है, लोड मतलब पंखा, हीटर, प्रेस, सब कुछ, ये सब रेजिस्टेंस है एक तरह का हमारे लिए। तो ये सब क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, एक के बाद एक लाइन में लगे हुए हैं, दे आर कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज। आप कहेंगे जो घर में अप्लायंसेस है वे भी लाइन से है, नहीं, उनमें होता है पैरेलल कनेक्शन। उसके बारे में हम अगले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये, अगर ये तीन रेजिस्टेंस है, मान लीजिए R1, R2, R3, अगर ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, लेकिन मान लीजिए अपने मन में कि हर रेजिस्टेंस के दो हाथ होते हैं, एक दो, एक दो, एक दो, ये दो हाथ इसके, ये दो हाथ इसके, ये दो हाथ इसके। जब रेजिस्टेंसेस के पहली रेजिस्टेंस का अगली रेजिस्टेंस से केवल एक हाथ जुड़ा हुआ हो, सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम याद रख सकते हैं, तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखिए जरा ध्यान से, इन दोनों का एक हाथ ये जुड़ा हुआ है, एक हाथ ये जुड़ा हुआ है, ये इसका दूसरा हाथ इसके दूसरे हाथ से कनेक्टेड नहीं है, ये दूसरा हाथ इससे कनेक्टेड थोड़ी ना है, नहीं है कनेक्टेड, इसका मतलब ये क्या है, ये है सीरीज में। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, अगर मेरे पास सपोज कीजिए R1 की वैल्यू है 4 ओम, R2 की वैल्यू है 6 ओम, R3 की वैल्यू है 2 ओम, तो RE इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस। अब तुम्हारे घर में 4-5 बल्ब लगे होंगे तो ये थोड़ी ना नापोगे इस बल्ब ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी खाई, उस बल्ब ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी खाई, आप ओवरऑल पूरे घर का बिल निकालेंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी R1 प्लस R2 प्लस R3, जितनी भी रेजिस्टेंसेस होगी सीरीज में सिंपली जोड़ दीजिएगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगी, 4 प्लस 6 प्लस 2 दैट इज 12 ओम, ओम का सिंबल बना देंगे, दैट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, ये बुक में आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं मिलेगी, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूं। सीरीज, एस फॉर सीरीज, एस फॉर सीधा, सीधा बच्चा एकदम। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू RI, और मैंने आपको ये कहा भी था कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा इस चैप्टर के लिए, पूरे चैप्टर में यही काम आना है बार बार, V इक्वल टू RI। चलिए बात करते हैं रेजिस्टेंस, इस केस के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। अब बचे V और I, V और I में झगड़ा रहता है ये कि कौन होगा चेंज और कौन रहेगा कांस्टेंट। एक रहता है हमेशा कांस्टेंट, एक होता है हमेशा चेंज। अब S4 सीधा होता है। अब मुझे ध्यान से देख के बताइए V और I में सीधा कौन लग रहा है, सीधा लग रहा है मुझे I। तो इस केस में करंट रहता है कांस्टेंट और पोटेंशियल डिफरेंस होता है चेंज। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया आपको मैंने। करंट होगा कांस्टेंट और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा चेंज, वोल्ट होगा हमारा चेंज, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो फॉर्मूला वही चलेगा फिर से, V इक्वल टू RI, फॉर्मूला यही रहना है सब जगह। रेजिस्टेंसेस, सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, मान लीजिए सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं हम। मेरे अकॉर्डिंग हर रेजिस्टेंस के दो हाथ होते हैं, मान लीजिए एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और ये तीसरा वाला यहां। ध्यान से देखिए, इसका पहला हाथ इससे कनेक्टेड है, इसका दूसरा हाथ इससे कनेक्टेड है, यानी ये दोनों क्या हो गए आपस में पैरेलल में। इसका पहला हाथ इससे कनेक्टेड और इसका इससे कनेक्टेड, यानी ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो तीनों आपस में पैरेलल हुए कि नहीं हुए। मान लीजिए इनकी वैल्यू है 4 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम फॉर एग्जांपल। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 1 अपॉन RE इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं आप। जितनी भी रेजिस्टेंसेस होगी
इसके लिए जो फॉर्मूला है आप ध्यान से देखिएगा। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 1/RE क्या होगा, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। 8, 6 और 4 का एलसीएम, 4 और 8 का एलसीएम तो 8 होता है, 8 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या होगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 24 विल बी द एलसीएम। 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 6, 6 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 4, 8 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 3। 6 प्लस 4 3, 3 10 प्लस 3 13, दैट इज 13/24। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं। 1/RE 13/24 के बराबर है, तो RE किसके बराबर होगा? इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 24/13 ओम। इट विल बी द फाइनल आंसर। थोड़ा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालना थोड़ा टफ होता है, उसको आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट की, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट की हमने लास्ट टाइम बात क्या करी थी, S4 सीधा, तो उसमें क्या कांस्टेंट रहा था करंट, तो इसमें उल्टा कर देते हैं। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा कांस्टेंट, यानी हर एक पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस, एक बात ध्यान रखिएगा, एक नंबर के लिए बोर्ड में आती है, इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे पैरेलल कनेक्शंस में। और आई होगा चेंज। चलिए ये टॉपिक तो हमारा हुआ खत्म, अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी, दीज 2 पॉइंट्स आर हियर, इनके बीच में हमें निकालनी है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। While calculating effective resistance, whatever target is, first of all look through the diagram and find which resistances are in series and which are in parallel. अगर हम यहाँ से चलते हैं तो ये हमें दिखाई देगी सीरीज में, फिर यहाँ चले, यहाँ ये हो गया स्प्लिट, यहाँ पर इसके दोनों हाथ इसके दोनों हाथ से कनेक्टेड और यहाँ पर इसके दोनों हाथ इसके दोनों हाथ से कनेक्टेड, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल में, और उसके बाद ये आगे सीरीज में आता है। यानी कि अगर हम पहले इसकी रेजिस्टेंस निकाल ले, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की रेजिस्टेंस निकाल ले, कि इसका जो आंसर होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर पी निकाल लेते हैं पहले। अगर पैरेलल वाली की रेजिस्टेंस एक आ गई, एक सिंगल रेजिस्टेंस, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम बहुत सारे कनेक्शंस की इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो वो सिंगल रेजिस्टेंस बन जाता है। एग्जांपल के तौर पर बता दूंगा आपको, जैसे अगर मेरे पास ये डायग्राम है, 3 है ये मेरे पास रेजिस्टेंस, R1 R2 R3, अगर मैं इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालता हूं तो वो भी सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगी, मैं उसे किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूं। अब मान लीजिए अगर मैं ये डायग्राम ऐसे बना दूं, ये डायग्राम इस तरीके से, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर मैं इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालता हूं पैरेलल वाले फॉर्मूले से तो बन जाएगी आर ई इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, तो अब ये सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब है एक सिंगल रेजिस्टेंस, एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक में क्या कहा गया है कि हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है इस पूरे सर्किट की। तो सबसे पहले इस पैरेलल वाले की इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू दैट 1/RP विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, 6 और 4 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, यानी 5/12। अगर बेसिकली हम उल्टा कर दे तो RP कितना हो जाएगा 12/5, दैट इज 2.4 ओम। यहां तक कोई समस्या? अगर 2.4 ओम 2.4 ओम इस पूरे सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी बन गई है सिंगल रेजिस्टेंस, तो डायग्राम किस तरह बनेगा? ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, इस पूरे की जगह इफेक्टिव रेजिस्टेंस 5 ओम एज इट इज, 2.4 ओम यहां पे लिख दिया इफेक्टिव रेजिस्टेंस की जगह, और 7 ओम एज इट इज। अब ये डायग्राम किस चीज में है? ये एकदम सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? टोटल क्या होगी यहाँ पे? इफेक्टिव, जो हमें चाहिए थी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी 5 प्लस 2.4 प्लस 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, यानी 14.4 ओम। फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी। तो अब पहले मार्क कर लेते हैं ए बी सी डी। अब ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है ए और सी के बीच में। तो मैं पहले आपको सेकंड पार्ट बताता हूं, सेकंड पार्ट ज्यादा इजी है क्योंकि क्वेश्चन मैंने अपने पास से बनाए हुए हैं, तो वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। एक बार देखते हैं फटाफट। ए और सी के बीच में मान लीजिए ए और सी का हाथ ये वाला हो गया, ए और सी वाला, इस रेजिस्टेंस के हाथ ये हो गए। हर एक रेजिस्टेंस के मैं आपको हाथ बना के दिखा रहा हूं, हाथ वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखेंगे, उससे इजी होगा समझना। अब ए और सी पे रेजिस्टेंस निकालने तो पहले इसको देखते हैं।
ये यहां पर 10 है, ये यहां पर 10 है, इसका सिर्फ एक एक हाथ आपस में कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। तो अगर मैं इन दोनों को सीरीज में कन्वर्ट कर दूं, सीरीज में जोड़ दूं, तो इनसे क्या मिलेगी, एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मान लीजिए RS1, हम पहले मैं आपको इसी डायग्राम की फॉर्म में बना के दिखाया था वो डायग्राम यहां पर। नाउ अगर मैं इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगी कुछ इस तरीके से। मैंने आपको पहले भी सिखाया था डायग्राम, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये हो जाएगी RS1, रेजिस्टेंस इन सीरीज 1। अब मैं इन दोनों को जोड़ू, क्योंकि मुझे A और C पॉइंट के इर्द गिर्द निकालनी थी रेजिस्टेंस, तो A और C पॉइंट के इर्द गिर्द ही निकालेंगे। अब इन दोनों को देखिए, इसका एक हाथ इसके एक हाथ से कनेक्टेड, ये दोनों आपस में क्या हो गई, सीरीज में। तो ये जो फाइनल रेजिस्टेंस बनेगी वो भी एक सिंगल रेजिस्टेंस होगी। मान लीजिए उसका नाम दे देता है RS2, और ये कितने ओम है, 6 ओम। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, RS1 निकालना। मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, आप R1 प्लस R2 करके दिखाएंगे, दैट इज योर चॉइस। तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ता है, 10 प्लस 10 20 ओम। अब निकालता है RS2, इन दोनों को सीरीज में जोड़ता है, 4 प्लस 4 8 ओम। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर 26 और 8 ओम आपस में क्या हो गए, सीरीज में। तो जो फाइनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी वो कैसे निकलेगी, 1/R1 इक्वल टू 1/20 प्लस 1/6 प्लस 1/8। पहले 8 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, 8 और 6 का एलसीएम होता है 24। अब 24 के और 20 का एलसीएम क्या होगा, 24 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 120। तो हम 120 लेंगे एलसीएम, 20 से डिवाइड करा तो 6, 6 से डिवाइड करा 20, 8 से डिवाइड करा, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 1 जा 8, तो ये हो जाएगा 15। 15 प्लस 20 35 प्लस 6 41 अपॉन 120 एक तरीके से। तो अगर हम इसको उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो आर ई क्या हो जाएगा, 121 अपॉन 41 ओम। दैट विल बी द फाइनल आंसर। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ए और सी से निकालने के लिए, ए और बी के बीच में अगर हमें रेजिस्टेंस निकालनी है तो ए से स्टार्ट करेंगे और ऐसे घूम कर बी पर आना होगा मुझे। अब ए से बी पर आने के लिए यहां से ए से निकले, ये 10 इसे मिला, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। तो सबसे पहले इन्हें पकड़ लेते हैं, बाकी सारी रेजिस्टेंसेस को एज इट इज लिख देंगे, 4 4 एंड 6। मैं वैल्यू ले लेता हूं, 4 4 एंड 6 एज इट इज। 10 प्लस 10 आपस में क्या हो जाएगा, 20। हमें पता है जब दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस कंबाइंड होती है तो वो एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाती है। तो वो सिंगल रेजिस्टेंस कैसी होगी, कुछ इस शेप में होगी। 10 प्लस 10 कितना होगा, 20, क्योंकि सीरीज में है ये। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जो 20 वाली, मैं इसका नाम फिर से लिख देता हूं, क्योंकि मुझे ए और बी चाहिए तो मैं सिर्फ ए और बी का नाम लिखूंगा, बाकी किसी का नाम नहीं लिखूंगा। अब ए से बी पर जाने के लिए पहले रास्ते में कौन आएगा, 20 और 6। पहले 20 और 6 को डिसॉल्व करते हैं। अब 20 और 6 आपस में क्या है, पैरेलल में, तो कैसे निकालेंगे, 1/RP इक्वल टू 1/20 प्लस 1/6। 20 और 6 का एलसीएम हो सकता है हमारा 60, 23 जा 60, 6 10 जा, तो ये हो जाएगा 13/60, 1/RP। तो RP क्या हो जाएगा, 60/30, ये हो जाएगा 60/30 ओम। अब एक बात समझिए, अगर इससे अगला डायग्राम हम बनाए तो कैसा डायग्राम बनेगा, 20 और 6 कंबाइंड हो गए, क्या बन गए, एक सिंगल रेजिस्टेंसेस। तो 4 ओम एज इट इज, 4 ओम एज इट इज, और ये सिंगल कंबाइंड रेजिस्टेंस जो बनी वो क्या वैल्यू आई, 60/13 ओम। ए और बी लिख देते हैं। अगर मैं ए से चलूं, ए से चलूं ऊपर की तरफ, तो ध्यान से देखिए, ए से ऐसे जाने पर इसका एक हाथ ही इसके एक हाथ से जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में। किस में हो गए, सीरीज में। तो अगर सीरीज की रेजिस्टेंस निकाले हम, RS सीरीज वाली निकाले, तो क्या होगा, 60/13 प्लस 4, क्योंकि रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2। 13 ले लेते हैं एलसीएम, तो क्या आएगा, 60 प्लस 13 4 जा 13 चौके 52, तो 2 6 प्लस 5 11, 112/13 ओम। अब फोकस करते हैं इधर। अभी हमने देखा हमारा लास्ट डायग्राम ये था कुछ, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सीबीएसई में इससे टिपिकल क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। 4 ओम 4 ओम 60/13 ओम। हमने इसका जब कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाली थी वो आई थी 112/13। तो देखा जाए तो ए और बी के बीच का फाइनल डायग्राम क्या होगा, ए और बी के बीच का फाइनल डायग्राम होगा कुछ ये।
अब इन दोनों को कंबाइन करके क्या मिला, एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिली जिसके दो हाथ हो गए ये और ये। अब ध्यान से देखिए, एक हाथ इससे कनेक्टेड, एक हाथ इससे कनेक्टेड, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू है 1112 अपॉन 13 ओम और इसकी वैल्यू है 4 ओम। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 1 अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू इसका उल्टा 13 अपॉन 112, इसका उल्टा 1 अपॉन 4। 4 और 112 का एलसीएम लेके देखता है, 4 3 जा 4 2 जा 8, बचे हमारे 32, तो डिवाइड हो जाएगा आराम से। तो यही हो जाएगा इसका एलसीएम। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 4 2 जा 8, बचे 3, 4 8 जा 32, 8 प्लस 3 11 एंड 2 प्लस 1 3 4, तो 41 अपॉन 112। तो 1 अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसका उल्टा 112 अपॉन 41 ओम। फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज ट्रिपल्ड। ये बोर्ड में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज वाला क्वेश्चन, एरिया वाला, रेजिस्टेंस वाला, बहुत सारी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, उससे सभी तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। इफ लेंथ ऑफ द वायर इज ट्रिपल्ड, अगर लेंथ को ट्रिपल कर दिया जाए और एरिया को डबल कर दिया जाए, तो व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस, नई रेजिस्टेंस क्या होगी। मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। रो एल बाई ए यही तो होता है। अब अगर मैं रो का फॉर्मूला निकालूं तो क्या होगा, आर ए बाई एल। रो होगा आर ए बाई एल। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं नई रेजिस्टेंस की बात करूं, नई रेजिस्टेंस की, तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, नई रेजिस्टेंस होगी रो, दैट विल बी सेम। लेंथ, अगर हम नई लेंथ की बात करें, पहले हम लिख लेते हैं न्यू लेंथ और लिख लेते हैं न्यू एरिया, ठीक है। आपको इस फॉर्मूले का भी यूज करना पड़ सकता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, मैं इसलिए हिंट के तौर पे लिख के छोड़ रहा हूं कि इस तरीके से भी कन्वर्ट करना पड़ जाता है, जो रेजिस्टिविटी में चेंज देता है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी, रो। जो नई लेंथ है वो क्या है, ट्रिपल, यानी 3L पुरानी वाली के मुकाबले। और जो नया एरिया है वो क्या है, डबल, यानी 2 इंटू एरिया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी पुरानी रेजिस्टेंस किसके बराबर है, रो एल बाई ए के। ये आप मैथ्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन में, और ये फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी परसेंटेज चेंज की बात आए, जब भी चेंज की बात आए, तो पुराने वाली टर्म को एज इट इज बाहर निकालना है। इस पुराने वाली टर्म को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा रो एल बाई ए। तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी, 3/2 इंटू, ये किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, ये बराबर है आर के, तो 3/2 इंटू आर। यानी एक तरीके से देखा जाए तो नए वाली जो रेजिस्टेंस है वो 1.5 गुना है। 3/2 को अगर डिवाइड करता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1.5, 1.5 गुना। नए वाली रेजिस्टेंस 1.5 गुना है पुरानी वाली रेजिस्टेंस के। अब परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन इसमें अगर आ जाता है तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज होता है न्यू रेजिस्टेंस माइनस ओल्ड रेजिस्टेंस अपॉन ओल्ड रेजिस्टेंस इंटू 100। न्यू रेजिस्टेंस 1.5 गुना है, 3/2 आर माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। अगर 1.5 में से मैं एक घटाता हूं तो आधा बचेगा, यानी 1/2 ऑफ आर अपॉन आर इंटू 100, यानी कि हो जाएगा 50%। यानी रेजिस्टेंस कितनी चेंज हुई है, 50%। आपको इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, कभी लेंथ डबल ट्रिपल कह देगा, कभी लेंथ हाफ कह देगा। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद नई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है, और नई रेजिस्टेंस से ये वाला जो कन्वर्जन, इस पे ध्यान दीजिएगा, नई रेजिस्टेंस से किसी भी तरह पुरानी वाली रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेना है, दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में बोर्ड में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार काम आएगा, और बहुत तरह के क्वेश्चन आपको एस्टाम की बुक के अंदर भी मिल सकता है, एनसीईआरटी के अंदर भी है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द बोर्ड, न्यूमेरिकल नंबर 4। अगर हम बात करें तो हमारी वीडियो के हिसाब से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है, मैं आपको केवल वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बुक के अंदर वे इसी एक पार्ट के अंदर खत्म कर देंगे हम। सबसे पहली चीज इसमें आती है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब होता है पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट में ध्यान से देखिए, यहां से बैटरी में से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो करंट ऐसे निकलेगा, इसके पास जाएगा, तो ये किस चीज में आएगा, सीरीज में, और ये दोनों आएंगे पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे, पहले पैरेलल वालों का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1 अपॉन आर पैरेलल क्या होगा, 1/6 प्लस 1/3 कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम आएगा 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, यानी 3/6 यानी 1/2।
तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल करने पे 2 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी, 2 ओम, तो इससे एक रेजिस्टेंस आई और 4 इससे, तो 4 + 2 यानी 6 ओम। दिस विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। पहला पार्ट हो गया आपका सोल्व। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया टोटल करंट। एक बात समझिए, टोटल करंट क्यों कहा। अब जब ये रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस। जो 12 वोल्ट की हमें बैटरी दी गई है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, V = RI। तो V कितना है 12, रेजिस्टेंस कितनी है टोटल 6, करंट मुझे पता नहीं है, अब पता लग जाएगा, 12/6 दैट इज 2 एम्पियर। एम्पियर होती है इसकी यूनिट। तो एक 2 एम्पियर का करंट इस सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। करंट थ्रो 4, 3 एंड 6 ओम। 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम। यहां पर जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था सीरीज और पैरेलल के दौरान, सीधा और टेढ़ा, सीरीज पैरेलल, हमने बात करी थी S4 सीधा यानी सीरीज में करंट रहता है कांस्टेंट, यानी जो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, अगर इसके अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंसेस सीरीज में होती, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस यहां होती, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर ऐड नहीं करना है, मान लीजिए यहां पर एक रेजिस्टेंस होती जिसकी वैल्यू होती फॉर एग्जांपल 10 ओम। तो जो 2 एम्पियर का करंट है, जितनी भी रेजिस्टेंसेस इसके अंदर सीरीज में होगी, उन सभी में जो टोटल करंट जाएगा दैट विल बी 2 एम्पियर। तो यानी कि इसके अंदर करंट कितना होगा 2 एम्पियर, इसके अंदर भी करंट कितना होता 2 एम्पियर, क्योंकि ये सीरीज में है। जितनी भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में होती है उनके अंदर करंट रहता है कांस्टेंट। चलिए बात करते हैं, इस रेजिस्टेंस को हटा देता है वरना आप हो जाएगी कंफ्यूज। ठीक है, तो अगर हम 4 एम्पियर के थ्रू बात करें, 4 ओम के थ्रू करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, आप अपने तरीके से थ्योरेटिकल वे में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं करंट थ्रू 3 ओम एंड 6 ओम। अब सपोज कीजिए आप अगर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप हर जगह जा सकते हैं, जहां जिसकी अथॉरिटी है सिर्फ वो ही उस ऑफिस में एंटर कर सकता है। अब यहां पर करंट एंटर कर सकता था क्योंकि ये सीरीज में है, लेकिन करंट को यहां जाने की परमिशन नहीं है पैरेलल वालों के पास। क्यों, क्योंकि करंट यहां पे हो जाता है चेंज। जो व्यक्ति चेंज हो जाएगा, जो अपनी बात से मुकर जाएगा, उससे हम बात नहीं करेंगे। तो यहां कांस्टेंट कौन रहता है, यहां रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। आप कहेंगे सर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा ना, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, इस पूरे सर्किट में सब कुछ पैरेलल में नहीं है। अगर सब कुछ पैरेलल में होता तो 12 वोल्ट डायरेक्ट दे सकते थे। यहां सीरीज भी है और पैरेलल भी है, 2 एम्पियर का करंट हमने इसे दे दिया। तो एक्चुअल में इसे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V = RI। तो रेजिस्टेंस कितनी है 4 और करंट कितना है 2 यानी 8 वोल्ट। एक्चुअल में इसे जो है 8 वोल्ट हमने यहां पे दे दिया, 8 वोल्ट। अब टोटल कितना है 12 वोल्ट, 8 वोल्ट तो रास्ते में इसने रख लिया, तो इसके लिए कितना बचेगा, इसके लिए बचेगा केवल और केवल 4 वोल्ट। कितना बचेगा 4 वोल्ट, 12 - 8। आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं इसे। इसके लिए एक और वे है, उससे हम कर सकते हैं, बट सीबीएसई के जितने भी क्वेश्चन अब तक मैंने देखे हैं बोर्ड में आते हैं, वो टिपिकल कभी नहीं आते कि आईसीएसई लेवल से आ रहे हैं। सीबीएसई लेवल पर इतना काफी है, और ज्यादा डिटेल में ईएमएफ वगैरह आप पढ़ना चाहते तो क्लास 11 में आप पढ़ेंगे। 4 वोल्ट इसे मिल गया और 4 वोल्ट ही इसे मिल गया। अब ध्यान से देखिए, इसके थ्रू करंट कितना है 2 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने फॉर्मूले से निकाली क्योंकि ये चेंज होती है। इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था पहले, क्योंकि पैरेलल के अंदर कांस्टेंट क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बात करते हैं, 12 वोल्ट पूरा था, 8 वोल्ट मिला इसे, तो बचा 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट इसे और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो करंट कैसे निकलेगा, अब अगर इसकी बात करें तो करंट क्या होता है, ध्यान से देखिए फॉर्मूले को, V = होता है RI। तो I क्या होगा V/R। V कितना है 4/3 एम्पियर। यहां पर करंट कितना होगा चेक कर लीजिए, 4/6 एम्पियर। इज दैट 100% क्लियर। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको फिर से 2 मिल जाएगा, 2 एम्पियर। बहुत तरीके से देख लीजिएगा इस बात को, बहुत इजी है। आप सारे के सारे क्वेश्चन इसी वे से कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कोई डिफिकल्टी आएगी। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, मैं चाहूं तो सीरीज और पैरेलल के कनेक्शन के बारे में 2 घंटे तक आपसे बात कर सकता हूं, बट मैंने कोशिश करी है कि 2 या 3 मिनट में इसे खत्म कर दें हम। सबसे सिंपलेस्ट चीजें बताऊंगा मैं आपको। सीरीज एग्जांपल याद रखिएगा, आपकी जो उछाव वगैरह में झालर लगी रहती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। आप क्या करते हो, सिर्फ एक स्विच दबाते हो और एक स्विच दबाने से
150-200 बल्ब जो लगे होते हैं एक साथ जल जाते हैं। क्या घर में ऐसा होता है कि एक स्विच दबाया पूरे घर की लाइट जल गई? नहीं। तो यानी घरों में कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन। और जो मार्केट्स वगैरह में इसमें झालर वगैरह में होगा वो होगा सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में डिसएडवांटेज क्या है? एक ही स्विच है। पैरेलल कनेक्शन में एडवांटेज क्या है कि सेपरेट स्विच है सभी के लिए। सभी के लिए सेपरेट स्विच होना अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आपका कम आएगा। सीरीज में एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर एक डिवाइस बीच में काम करना बल्ब बंद कर दे, एक बल्ब बीच में खराब हो जाए तो सर्किट वहां से हो जाएगा ब्रेक, करंट आगे जाएगा नहीं। करंट पास नहीं होगा तो क्या होगा? पूरी झालर, दिवाली पे आपने देखा भी होगा, छोटा सा बल्ब झालर के अंदर खराब हो जाए तो पूरी झालर काम करना बंद कर देती है। बट पैरेलल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक अप्लायंस खराब होता है तो सिर्फ वही खराब रहेगा, बाकी सब एज इट इज चलते रहेंगे। अब सीरीज में क्या होता है? रेजिस्टेंस जुड़ती रहती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान रखिएगा, सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है और पैरेलल में हमेशा कम हो जाती है। आप इसलिए आपने देखा होगा अगर बहुत सारे बल्ब लगे हैं तो शुरू वाले बल्ब की जो ग्लो होगी, शाइनिंग होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। लास्ट वाले बल्ब की जो शाइनिंग होगी वो काफी कम होगी, वो कम ग्लो करेगा। तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं, रुकावट बढ़ जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है कम। पैरेलल में क्या होता है? रेजिस्टेंस हो जाती है कम, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है सेम, लेकिन करंट बढ़ जाता है, यानी हर एक अप्लायंस को करंट ज्यादा मिलता है। इसके लिए मैंने आपको डेरिवेशन भी दिखाया है। V इक्वल टू क्या होता है? RI। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा? फॉर्मूले को कन्वर्ट करता है तो V अपॉन R। अगर ध्यान से देखें तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस अगर घट रही है तो करंट बढ़ जाएगा। हर एक अप्लायंस को ज्यादा करंट मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा, सबके लिए अलग अलग स्विच लगेंगे। एक अप्लायंस खराब होता है तो बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पैरेलल कनेक्शन इज द बेस्ट वन एज कंपेयर टू द सीरीज वन। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पावर। पावर के बारे में छोटा सा डिस्कशन हमने पहली वीडियो में भी करा था, आपको करंट की डेफिनेशन समझाते वक्त। पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? नीचे क्या लिखा हुआ है? टाइम। तो फिर से क्या आ जाएगा? रेट ऑफ। अब काम किया जाता है तो कहा जाएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब बात करते हैं वर्क की, मैं साइड में डेरिवेशन कर देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। और करंट का होता है चार्ज अपॉन टाइम। इन बातों का हम यूज करेंगे। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्या है? टाइम। अगर मैं वर्क डन की जगह V इंटू क्यू लिखूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो V इंटू क्यू, और Q अपॉन टी किसके बराबर है? करंट के। तो पावर इक्वल टू क्या आ गया? VI। पावर के लिए बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन आपको याद सिर्फ यही वाला रखना है। इससे आप और फॉर्मूले भी डेरिवेट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं पावर इक्वल टू VI, V किसके बराबर होता है? RI के। तो V की जगह RI लिख दे तो फॉर्मूला क्या बन गया? I स्क्वायर R। तो ये बन गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। अगर थर्ड फॉर्मूले की बात करूं पावर के, I किसके बराबर होता है? I बराबर होता है V अपॉन R के। तो ये बन गया V स्क्वायर अपॉन R। तो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। तो पावर के तीन फॉर्मूले यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये है। और दूसरी बात, यही फॉर्मूले से आप बाकी तीनों भी डेरिवेट कर सकते हैं। कैसे? V इक्वल टू RI में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब जो आपके घरों में बिल आता है वो किस फॉर्म में आता है? पावर की एसआई यूनिट के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर होती है वॉट, WATT, और कैपिटल W भी लिख देते हैं वाट। लेकिन हमारे घरों में जो बिल आता है वो वाट में नहीं आता। आपने अगर कई रीडिंग लेते हुए देखा हो, जो रीडिंग लेने के लिए आता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, तो वो रीडिंग किस उसको मेजर करता है? जिस उसमें हमारे रीडिंग के जो आपका डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में लिखा रहता है KWH। जहां KWH लिखा होता है वहां की रीडिंग को नापा जाता है। मान लीजिए KWH वाली रीडिंग में लिखा है 2000, 3000, 2200, तो वही रीडिंग को मेजर किया जाता है, वही मानी जाती है आपकी रीडिंग्स, और उन्हीं का आता है आपका बिल। तो वहां पर होता है KWH, यहां पर है केवल वोट। तो हम बात करते हैं 1 KWH की। 1 KWH बात करते हैं। KW यानी किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होता है? 1000। और 1 घंटे में अगर सेकंड की बात करें, 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए? 60 मिनट और 60 सेकंड। तो ये कुल मिला के बैठ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ वोट सेकंड। और वोट सेकंड को हम क्या कह सकते हैं? जूल। तो 1 KWH होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और ये बोर्ड में कई बार रिपीटेड है, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए, और कभी कभी MCQ में भी आ सकता है कि 1 KWH की यूनिट जूल में कितनी होगी? 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, अगर हम जूल की बात करते हैं।
तो चलिए बात करते हैं हमारे फाइनल न्यूमेरिकल की, जो कि डिपेंड करता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पे। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, मैंने इसमें कुछ चेंजेस भी किए ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। एक बल्ब है 100 वोट का, 2 पंखे हैं 60 वोट के, 6 ट्यूबलाइट है 40 वोट की, एक फ्रिज है जिसकी रेटिंग दे रखी है 10 एम्पियर करंट होता है, 220 वोल्ट रेटिंग, के बारे में बाद में बात करेंगे। आर यूज्ड, वे यूज करे जाते हैं डेली 30 मिनट्स के लिए फॉर 30 डेज, 30 दिन तक 30 मिनट रोज खर्च करा जाता है। और हमारी जो यूनिट की कॉस्ट है 5.20। यहां बात करते हैं यूनिट की। यूनिट का मतलब होता है KWH, यानी मुझे सारी चीजें किसमें चाहिए, टाइम चाहिए आवर्स में और पावर चाहिए किलोवाट में, यानी सब चीजों की पावर चाहिए। अगर मैं बात करूं एक बल्ब की, एक बल्ब 100 वाट का, तो 1 × 100 कितना हो गया 100 वाट। अगर 2 फैंस की बात करूं, एक फैन में कितनी वोट लेता है 60, तो 2 फैन में कितने हो गए 160 वोट। 6 ट्यूबलाइट तो 6 × 40 यानी 240 वोट। अब बात करते हैं फ्रिज की। यहाँ फ्रिज में पावर नहीं दे रखी है, लेकिन क्या रखा है 10 एम्पियर करंट है, 220 वोल्ट हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां से पावर निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है VI। तो फ्रिज की जो पावर होगी वो क्या होगी 220 × 10 यानी 2200 वोट। तो एक फ्रिज है कितने वोट का 2200, तो 2200 वोट हम कैलकुलेट करते हैं टोटल, तो ये हो गए फाइनल। सो पावर इज 2660 वोट। अब एक बात समझ लीजिएगा, अगर यूनिट के बारे में बात करनी है तो पावर चाहिए किलोवाट में, तो पावर इन किलोवाट कितनी होगी 2660 अपॉन 1000, हम लिख सकते हैं 2.6 किलोवाट। अब एक दिन का टाइम, टाइम कितना है आवर्स में करना है, एक दिन में टाइम कितना था 30 मिनट्स, 60 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 आवर। अब अगर मैं बात करूं यूनिट फॉर 1 डे, यूनिट फॉर 1 डे, एक दिन की यूनिट किलोवाट इंटू आवर कर देते हैं, यानी 2.6 × 1/2 यानी कि 1.3 किलोवाट आवर। लेकिन यूनिट फॉर 30 डेज, तो बिजली तो 30 दिन तक खर्च कर दिया उसने, तो कितना होगा 1.3 × 30 यानी कि 39.9 यूनिट है। एक बार थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, 3 हम यहां पे लगाना भूल गए थे। तो कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट होगी 39.9 KWH हमारी यूनिट आई है टोटल। और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी ₹5.20, ₹5.20 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर रुपीज पहले आता है हमेशा, 207.48 विल बी द फाइनल आंसर। ये ठीक से लिख देते हैं यहाँ पर। तो इस न्यूमेरिकल का यहाँ पर हो जाता है समापन। अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है हीटिंग इफेक्ट। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। H = I² RT इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना, इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना, मैं इसका डेरिवेशन नहीं आता एग्जाम में। ये इसकी जो यूनिट आएगी वो होगी जूल्स। जूल्स किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम यूज होता है वो सेकंड्स में यूज होता है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। मैथमेटिक्स रियल नंबर में हमने एक बात समझाई भी थी पहले। तो अगर करंट बढ़ता है तो हीट भी बढ़ेगी। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो भी हीट बढ़ेगी। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी अगर किसी भी चीज को ज्यादा समय तक या किसी अप्लायंस को ज्यादा समय तक यूज करेंगे तो तब भी वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको, प्रेस या फिर हीटर का। प्रेस या हीटर में नाइक्रोम की वायर यूज करी जाती है ज्यादातर, टंगस्टन, नाइक्रोम, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत हाई होती है। अब रेजिस्टेंस जब ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए हमारे रूम हीटर्स, हमारे जो है गीजर्स, हमारी जो प्रेस है उसमें नाइक्रोम वगैरह यूज करता है ताकि उनमें रेजिस्टेंस रहे हाई, तो वो गर्म हो जाए ज्यादा। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा, वे हाई टेम्परेचर के साथ विदस्टैंड भी कर सकते हैं, टूटते नहीं है ज्यादा टेम्परेचर पर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम किसी भी हीटर को या किसी भी अप्लायंस को ज्यादा देर तक गर्म करेंगे, ज्यादा देर तक यूज करेंगे, तो वो ज्यादा गर्म होता है। इस चीज पे फोकस रखना है। इसका मतलब क्या है, जिस भी कनेक्शन में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वहां पर हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। यानी सीरीज के अंदर हीटिंग इफेक्ट होगा ज्यादा और पैरेलल के अंदर हीटिंग इफेक्ट होगा कम एज कंपेयर। क्यों, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस हो जाती है ज्यादा तो हीटिंग इफेक्ट भी होगा ज्यादा, पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस होती है कम तो हीटिंग इफेक्ट भी होगा कम। और ये जरूरी नहीं है सारे अप्लायंसेस और सारे वायर्स हमारे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करें। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने सीखा हीटिंग इफेक्ट, पावर के बारे में। कोशिश ये की है कि 2 ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स पे आप फोकस कीजिएगा, एक ही न्यूमेरिकल से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको समझाने की कोशिश की है, वो सभी आपको ट्राई करना है। सो थैंक यू। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।